हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग मेड सिंपल। इन द लास्ट वीडियो हम लोगों ने डिस्कस किया जे थॉमसन्स एक्सपेरिमेंट्स के बारे में, साथ ही साथ हम लोगों ने प्लम पुडिंग मॉडल को भी डिस्कस किया। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ते हैं। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है मेरे पिछले वीडियोज़ पे, तो आप ज़रूर से कमेंट करना ना भूलिएगा अपना क्वेश्चन। तो लेट्स बिगिन। Finally, after a lot of experimenting discussed before, another experiment called Millikan's oil drop experiment was an experiment performed by Robert A. Millikan and Harvey Fletcher in 1909. तो चलिए अब हम लोग एक और बहुत ही बड़े केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट दैट वाज मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करते हैं। तो इसमें दो बहुत ही बड़े साइंटिस्ट रॉबर्ट ए मिलिकन एंड हार्वी फ्लेचर 1909 में उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को मेज़र करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। इस एक्सपेरिमेंट के तहत उन लोगों ने क्या लिया कि उन्होंने एक अपैरेटस सेट किया जिसमें एक चेंबर बनाया गया था। ओके, उस चेंबर में सम फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ ऑयल वर पुट और यू कैन से यूजिंग एन एटोमाइजर दे वर सस्पेंडेड इनटू द चेंबर। और जो एयर थी उसके अंदर जो एयर थी, वो जो हमारे चेंबर में जो एयर थी उसको हम लोगों ने आयोनाइज़ कर दिया, यानी कि हम लोगों ने एक्सरे का यूज़ करके उस अंदर की एयर को आयोनाइज़ कर दिया। तो आयोनाइज़ करने से हमारे यहाँ पे कोई और मतलब नहीं, विच जस्ट सिंपली मीन टू मेक देम चार्ज और रादर वी आर टर्निंग देम इनटू अ रेडिकल और आयन। Electrons produced by the ionization of air attach themselves to the oil drops, which means कि after ionization the electrons might have been dispersed out of the gas, which means the electrons were emitted from the gas after ionization. Those electrons then were attached themselves to the drops, which means they charged the drops to be negatively charged. So after such thing, the ionized particles were supplied sufficient amount of electric field, which means there were two plates also inserted inside the chamber where the two plates carried some charge, यानी कि उनमें कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट की गई। पहले वाला जो हम लोग का प्लेट था वो पॉजिटिवली चार्ज था और जो हमारा नीचे वाला प्लेट था वो नेगेटिवली चार्ज था। तो फिर इसको करने के बाद वहाँ से गैस निकलने लग गई, यानी कि जो गैस थी में जो ऑयल सस्पेंड हुए थे इट स्टार्टेड परफोरेटिंग इनसाइड, विच मीन्स कि वो उससे यानी कि इंटरेक्ट करने लग गई। व्हेन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वाज अप्लाइड विच कैन बैलेंस द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन ऑयल ड्रॉप, द ड्रॉप रिमेन सस्पेंडेड इन द एयर। तो अब तो जानते ही होगी कि 9.8 न्यूटन के फोर्स से हमारा ग्रेविटी फोर्स लगा रहा है, तो उस हिसाब से जो ऑयल ड्रॉप था उसको नीचे जाना चाहिए था, राइट। इट शुड हैव बीन गॉन डाउन, राइट। तो ये उससे नीचे जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा असल में नहीं हुआ। उससे नीचे जाने के पहले उसके ऊपर इतना रिपल्सिव फोर्स लग गया, पहले नीचे वाले प्लेट से इतना रिपल्सिव फोर्स लग गया, ऊपर वाले से इतना अट्रैक्टिव फोर्स लग गया कि यानी कि एक टग ऑफ वॉर हो गया, विच मीन्स द ग्रेविटी वॉज ऑल्सो पुलिंग डाउन एंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वॉज पुलिंग अप, यानी कि वो बैलेंस हो गया इक्वली, ठीक है। तो जब एग्जैक्टली ऐसा रखा गया कि ग्रेविटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर दे रही थी, तो वहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज जो ग्रेविटी को बैलेंस करने में यूज़ हो रहा था वो 1.59 × 10⁻⁻19 कूलम्ब्स। यहाँ पे बस एक इलेक्ट्रिक चार्ज को मेज़र करने का यहाँ पे यूनिट है, और चार्ज ऑफ ईच ड्रॉप बस इंटीग्रल मल्टीपल ही रहता था इस वैल्यू का, ठीक है। तो अब इस ऑब्जर्वेशन की बेसिस पर मिल्किन ने यहाँ पे इसे पाया कि ये है हमारा 1.59 × 10⁻⁻19 कूलम्ब्स, ये स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज है जो कि किसी पे अप्लाई किया जा सकता है ग्रेविटी से न्यूट्रलाइज करने के लिए, और इसी को इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिया गया। तो ये बहुत ही बड़ी एक्सपेरिमेंट थी, इससे हमें बहुत कुछ पता चलता है। अब इसका प्रोसीजर आप लोग देख पा रहे होंगे बिल्कुल सामने, जैसे मैंने आपको बताया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यही है वो हम लोग का अपैरेटस, जिसमें ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है। मैं इसको कुछ डिमार्केट करना चाहूँगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया है और ये इलेक्ट्रिकल ग्लास प्लेट है, ये है नेगेटिवली चार्ज और ये है हमारा पॉजिटिवली चार्ज ग्लास प्लेट। और ये हम लोग का ये जो चीज़ है इसके ऊपर एक एटोमाइज़र यहाँ लगा हुआ है जो कि इन गैसेस को बहुत ही छोटे छोटे स्प्रिंकल्स के फॉर्म में स्प्रे करता है, और ये टेलीस्कोप है ऑब्जर्व करने के लिए। तो जब इन्होंने इस आयोनाइज्ड गैसेस को अंदर भेजा, यानी कि जब ये अटैच्ड हो गए, यानी कि जब ये आयनाइज हो चुके थे, तो यहाँ पे क्या हुआ एक्चुअली कि ये जो हमारा है ये वाला डिस्क पॉजिटिवली चार्ज्ड, इसके परफोरेट करते हुए वो लोग अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से और इनके छोटे स्मॉल की वजह इसकी वजह से उसके परफोरेट करते हुए यहाँ आए। अब यहाँ ही मेन बात है इस एरिया में, ग्रेविटी लगा रही है फोर्स 9.8 न्यूटन, सॉरी
9.8 न्यूटन, और ग्रेविटी के अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लग रहा है, ये एक टग ऑफ वॉर हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए जो सबसे मिनिमम फोर्स चाहिए था वो 1.59 पाया गया, राइट, 1.59 पाया गया। तो जब इसे कंसिडर किया गया 1.59 को, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज निकला जो कि इससे न्यूट्रलाइज कर रहा है, तो इसी को इलेक्ट्रॉन का चार्ज माना गया। आई होप ये बहुत ही क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे आता है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स was dated back to the year 1815 when English chemist William Proust suggested that all atoms are made up of hydrogen atoms, which he referred as protiles. When canal rays, positively charged ions formed by gases, or you can say anode rays, were discovered by German physicist Eugene Goldstein in year 1886, it was observed that the charge to mass ratio of the hydrogen ion was highest among the gases. It was also observed that the hydrogen ion has the smallest size among all ionized gas. तो इससे पहले डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स से पहले 1815 में एक साइंटिस्ट थे यूजीन गोल्डस्टीन, इन 1886 उन्होंने ये सजेस्ट किया, ये उन्होंने पाया एनोड रेस, जो एनोड रेस होते हैं ना हमारे, वो जो कैथोड रेस के बिल्कुल अपोजिट एनोड रेस, वो हमारे होते हैं पॉजिटिवली चार्ज, उन्हें कैनोड रेस भी कैनाल रेस भी कहते हैं। उनके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे, जैसे कि एनोड रेस जो होते हैं वो स्ट्रेट लाइन्स में ट्रैवल करते हैं, उनमें पॉजिटिव चार्ज होता है, और वो जो नीचे का गैस होता है जो जिस डिस्चार्ज में वो उससे इफेक्टिव होते हैं। ये ऐसा हम लोग को कैथोड रेस में देखने नहीं मिलता है। तो जो मास ऑफ पार्टिकल था वो सेम होता था, एटॉमिक मास ऑफ गैस, यानी कि जो मास होता था उस रेस के पार्टिकल्स का वो बिल्कुल सेम होता था उसके जो एटॉमिक मास उस गैस के पार्टिकल्स के अंदर थे। तो 1815 में ही एक इंग्लिश केमिस्ट विलियम प्रूस्ट ने ये बताया था कि ये जो सारे एटम्स हैं वो हाइड्रोजन आयन एटम से बने हुए हैं, जो कि ऐसा असल में है नहीं, ठीक है। तो लेकिन अब हम लोग इसको डिस्कस नहीं करेंगे वरना ये बहुत ही लंबा खिंच जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। The nucleus of the atom was discovered by Ernest Rutherford in year 1911 in his famous gold foil experiment. He concluded that all positively charged particles in an atom were concentrated in a singular core and most of the atom's volume was filled with empty space. He also stated that the total number of positively charged particles in the nucleus is equal to the total number of negative charged electrons present around it. तो अब ये बहुत ही बड़ा एक्सपेरिमेंट था। इट वॉज अ ग्रेट एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट से यह बहुत ही बड़ा फाउंडेशन हुआ, यानी कि अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट क्रिएट किया जिसमें उन्होंने एक अपैरेटस सेट किया। ओके, तो अब हम लोग इस अपैरेटस को बहुत ही ध्यान से जानने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि एक अपैरेटस सेट हुआ है, राइट, यहाँ पे एक अपैरेटस सेट हुआ है। मैं इसे बैक करता हूँ। ओके, मैं इसे फिर से चालू करता हूँ। तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक अपैरेटस सेट हुआ है, राइट, ये अपैरेटस है हमारा। तो इसके अराउंड ये जो है ना, ये चीज़ देख रही है, फ्लोरेसेंट एरिया है, यानी कि कोई भी अगर इस पर चार्ज रेस पड़ेंगी तो ये ग्लो करेगा उस एरिया पे जहाँ पे पड़ रही है। और ये हमारे गोल्ड फॉयल है जो कि 8.6 × 10⁻⁻6 सेंटीमीटर थिक है, ठीक है। इतना थिक, इसे इतना पतला इसलिए लिया गया है ताकि इस पर से अल्फ़ा पार्टिकल्स इजीली पास कर सकें। अभी अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या हैं? अल्फ़ा पार्टिकल्स ये आप लोगों को रेडियो एक्टिविटी में पढ़ना होगा, अभी नहीं पढ़ना है। तो चलिए, यह हम लोग का है रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ये कोई भी हो सकता है, थोरियम या फिर कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, रेडियन कोई भी हो सकता है। तो चलिए, इसमें तो जब ये अल्फ़ा स्ट्राइक यहाँ पे होता है, मान लेते हैं कि जो अल्फ़ा रेज है यहाँ से निकलना स्टार्ट हुई, बूम बूम यहाँ से आई, जब ये इस गोल्ड फॉयल पे आई ना, तब एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई कि मैक्सिमम बंडल ऑफ रेज तो ऐसे पार कर गए ऐसे, लेकिन कुछ रेज, कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट, यानी कि बहुत ही कम संख्या में रेज कुछ इधर डिफ्लेक्ट हो गई, इधर भी डिफ्लेक्ट हो रही थी। उस रेशियो में बात करें, ऐसे तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन नंबर ऑफ जितने रेस थी उसके हिसाब से कम थी। और कुछ तो ऐसा हुआ कि इधर इतने एंगल से डेविएट हो रही थी जो कि 180 से भी ज़्यादा है, और कुछ तो सिंपली रिबाउंड हो गई, पूरी तरह से रिबाउंड हो गई। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि कुछ तो है जो कि इस पार्टिकल्स को जब ये इधर से उधर जा रहा है, तो इधर से उधर जाते टाइम क्या हो रहा है असल में कि जो कुछ तो है जो कि इतना ठोस है कि उससे टकराते ही कोई बाउंस ऑफ हो रही है। जैसे कि आप कोई बॉल दीवार में फेंकते हो,
तो बाउंस बैक करके आपके तरफ आती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि दीवार के अंदर से वो चीज़ पेनिट्रेट नहीं कर पा रही है इजली। तो वैसा ही कुछ चीज़ इस एटम में भी है जो कि इस एरिया से टकराता है और उसे पेनिट्रेट नहीं करने देता है। तो ये चीज़ को जब देखा रदरफोर्ड ने तो वो पूरी तरह से शॉक थे, क्योंकि वो तो प्लम पुडिंग मॉडल को कंसिडर कर रहे थे। टिल दैट टाइम प्लम पुडिंग मॉडल वॉज प्रेवलेंट, राइट। टिल देन प्लम पुडिंग मॉडल वॉज प्रेवलेंट। तो उन्होंने इसे कंसिडर किया हुआ था, और जब उन्होंने ऐसा देखा तो उन्हें लगा कि नहीं, ये तो असल में प्लम पुडिंग मॉडल सही नहीं है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं इसके कंसिक्वेंसेस क्या हुए। अब इसके कंसिक्वेंसेस ये हुए कि जब अगर उस हिसाब से, तो अगर जैसे कि आप लेते हैं कोई एक वाटरमेलन में उसके सीड्स होते हैं, तो सीड्स के अंदर जब गोली को फायर किया जाता है, बूम बूम गोली, तो गोली क्या करेगी, उसे चीरते हुए निकल जाएगी। तो इस केस में अगर माने तो ये वाटरमेलन है हम लोग का, ओहो, तो ये मान लेते हैं वाटरमेलन है। अच्छा ठीक है, यहाँ नहीं कर सकते यानी, तो या फिर यहीं अच्छा ठीक है, चलिए यहीं बनाया जाए। ओके, तो यहाँ मान लेते हैं कि हम लोग का वाटरमेलन है कोई भी, हाँ यहाँ ये वाटरमेलन है। ओके, इसमें सीड्स हैं, ये सब मान लेते हैं सीड्स हैं ये सब। अब इसके अंदर एक गोली शॉट की जा रही है। अब जब ये गोली इसके अंदर घुसेगी तो ये इन सीड्स को हटाते हुए इधर उधर साइड करते करते इसके आर पार निकल जाएगी। तो उसी केस में ये गोल्ड फॉइल के आसपास इन अल्फा पार्टिकल्स को ऐसे निकल जाना चाहिए था, लेकिन कोई चीज़ इतनी ठोस है, बीच ही में है, इतनी ठोस है कि वो इन्हें रिबाउंड कर दे रही है। ओके, तो इस हिसाब से प्लम पुडिंग मॉडल गलत था। तो चलिए अब हम लोग आगे जानते हैं। तो रदरफोर्ड ने इसी एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर अपना भी एक मॉडल निकाला, जिसके बारे में अभी हम लोग जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब अनएक्सपेक्टेड आउटकम कुड हैव ओनली वन एक्सप्लेनेशन, तो ये हम लोगों ने जान लिया है कि यहाँ भी हम लोगों ने आपको कंसिक्वेंसेस सारी बता दी, तो आप लोगों को ये बात क्लियर हो चुकी होगी। तो अब इसके बाद रदरफोर्ड ने जो कंसिडर किया वो आज तक वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट था, लेकिन उसमें भी कुछ कॉन्सिक्वेंसेस थे। तो चलिए आगे बढ़ें। रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, ये एक बहुत बड़ी सफलता रही रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की कि उन्होंने न्यूक्लियस को फाइंड कर लिया। इसलिए दैट्स वाई द फाउंडर ऑफ न्यूक्लियस इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी रदरफोर्ड, राइट। So let's begin further. Rutherford further went on to reject the plum pudding model and developed a new atomic structure called planetary model. In this model, a vastly empty atom holds a tiny nucleus at center surrounded by a cloud of electrons. As a result of his gold foil experiment, Rutherford's atomic theory holds good even today with some drawbacks too. तो चलिए अब ये एक इसके बारे में बात करते हैं। ओके, तो ये मान लेते हैं कि अब इन्होंने अपने थ्योरी को दिया। उनके हिसाब से जो न्यूक्लियस है ये वाला डेंस एरिया, यहाँ कुछ ये वाला एरिया, ये बहुत ठोस होता है, और उन्होंने बोला कि इसी के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज भी सेंटर्ड होता है, ना कि प्लम पुडिंग मॉडल की तरह की हर जगह स्कैटर्ड रहता है। पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर होता है, इस चीज़ के अंदर। अब इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इस तरह से रिवॉल्व करते हैं, इन ऑर्बिटल्स में रिवॉल्व करते हैं। अब ये आप लोगों को कुछ समवट सिमिलर लग रहा होगा हमारे अर्थ और ये सब वाली कहानी के अकॉर्डिंग। ये मार्स आई एम सेइंग मरकरी, वेनस, अर्थ एंड अराउंड देयर मार्स, जुपिटर एंड समवट सिमिलर टू लाइक दैट ओनली। तो असल में ये कुछ ऐसा था, लेकिन आप लोग समझ ही सकते हो कि ये सिमिलर तो हल्का बहुत लग ही रहा है। तो अब इन्होंने ये चीज़ बताया। अब इनके अकॉर्डिंग ये चीज़ ऐसी है कि यानी कि पॉजिटिव चार्ज इज सेंटर्ड ओवर हेयर, राइट, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर रिवॉल्विंग अराउंड इट। सो लेट्स मूव टू द drawbacks of this. So there were also some limitations of this planetary model. So let's learn this. Rutherford proposed that the electrons revolve around the nucleus in fixed paths called orbit. According to Maxwell, accelerated charged particles emit electromagnetic radiations, and hence an electron revolving around the nucleus should emit electromagnetic radiations. These radiations would carry energy from the motion of the electron, which would come at the cost of shrinking of orbits. Ultimately, the electrons would collapse in the nucleus. Calculations have shown that as per the Rutherford's model, the electron would collapse in the nucleus in less than 10 to 8 seconds. That's so less for an electron to even survive. So Rutherford's model was not in accordance with Maxwell theory and could not explain the stability of an atom. तो अब देखते हैं यहाँ क्या हुआ है।
इन्होंने कह तो दिया कि ये न्यूक्लियस, ये ऑर्बिट्स, लेकिन ये कुछ इसी हिसाब से है कि मान लेते हैं कि कोई एक ऐसे कुछ एरिया है, अब मान लेते हैं कि ये अंदर से डैम्प हुआ हुआ है, यानी कि ये अंदर से ऐसे कुछ है, ऐसे ऐसे। अब इसमें आप एक बॉल छोड़िएगा तो ये ऐसे ऐसे घूमेगा 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 और आके सेंटर में ऐसे मिक्स होगा। तो वही केस यहाँ पे भी है। देख पा रहे होंगे कि ये जो चीज़ है कांस्टेंट मोशन में है, कांस्टेंट सर्कुलर मोशन में है, कांस्टेंट सर्कुलर मोशन में है। इसका मतलब क्या कि सर्कुलर मोशन में जब कोई ऑब्जेक्ट रहता है तो वो कंटिन्यूसली डायरेक्शन चेंज कर रहा है ना, ऐसे ऐसे कर देखा जाता है, डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है। इसका मतलब क्या कि इट इज़ चेंजिंग डायरेक्शन बिकॉज ऑफ सम फोर्स एक्सटर्नली एक्टिंग ऑन दिस। ओके, ये फोर्स कोई एक्ट कर रहा है इस पर, तभी ये डायरेक्शन चेंज कर रहा है। अकॉर्डिंग टू इनर्शिया तो चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट तो एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड। जिस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ये ऐसे ऐसे कुछ मुड़ते जा रहा है, तो एक टाइम क्या होगा कि ऐसे ऐसे घूमते 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 एक्सटर्नल फोर्स लगते 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 ये कोलैप्स हो जाएगा, और इसमें ज़्यादा नहीं 10 से 8 ही सेकेंड्स लगेंगे। तो देख पा रहे होंगे कि इससे ये लेजिट नहीं है, यानी कि ये जो थ्योरी है वो लेजिट नहीं है। One of the drawbacks of Rutherford's model was also that he did not say anything about the arrangement of electrons, which made his theory incomplete. तो हम लोगों ने माना है ये इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे, उन्होंने इसके बारे में असल में कुछ कहा ही नहीं, तो ये तो अलग से ही सेल्फ एविडेंट है, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। ओके, तो बोर्स एटॉमिक मॉडल से पहले मैं आज यहीं पर रुकना चाहूँगा, क्योंकि आज हम लोगों ने काफ़ी अच्छा सेशन यहाँ पर रिहर्स किया। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और हाँ, चैनल कमेंट करना ना भूलिएगा जो भी आपको डाउट्स हैं। तो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय।